ऐसी कौन से मिस्टेक्स हैं जो मैंने अपने नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में करी बट उनको मैंने सक्सेसफुली अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर अवॉइड करा, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन में नीट के सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। सो येस एवरीवन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज मिस्टेक्स इन दिस वीडियो एंड मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि इन 12 मिस्टेक्स में से एटलीस्ट 7 to 8 मिस्टेक्स के साथ आप पक्का रिलेट करोगे ही करोगे कि ये चीज़ें आप अपने पास्ट में करते थे या आप इवन अपने प्रेजेंट में भी करते हो एंड आपको उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड जो 12th पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस, शॉर्ट्स एंड कम्युनिटी पोस्ट आप टाइम टू टाइम देख सको। पहले मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी दूंगी। तो मेरे 12th के अंदर 93.2 परसेंटेज आई एंड ऑल्सो आई गॉट 100 on 100 इन क्लास 12th बोर्ड्स। ऑल्सो मेरी 10th के अंदर 99.2 परसेंटेज थी। तो लाइक ऐसा नहीं था कि मैं ऐसा लाइक मुझे कुछ चीज़ें, मुझे पढ़ाई समझ नहीं आती थी, लाइक मुझे समझ आती थी, ठीक है, बट 10th की 12th करी। उसके बाद जब फाइनली नीट की बारी आई ना, तो ये था कि ये ना कुछ न्यू था। लाइक मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था कि मेरे ऐसा बहुत ही लाइक क्लोज वंस में कोई हो, ऐसा लाइक लोगों के सिबलिंग्स ही होते हैं जिन्होंने ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए होते हैं। लाइक मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई भी मुझसे छोटा है, तो मुझे ना नीट का कुछ ऐसा आइडिया था नहीं। लाइक मुझे पेपर पैटर्न इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे ना पहले से ही ऐसा डर लगने लग गया, एंग्जाइटी होने लग गई, साथ में स्कूल का स्ट्रेस, कोचिंग का स्ट्रेस, बोर्ड्स का स्ट्रेस, इतने सारी चीज़ें ऐसा समअप हो गई कि मेरे से नीट में नहीं हुआ एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ब्रेकडाउन काइंड ऑफ हो गया एंड मेरे को ये था कि मुझसे अब नीट नहीं हो पाएगा। बट देन फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मोटिवेट किया कि 1 साल का ड्रॉप तो ले ही सकते हो, एक साल तो एक चीज़ को दे ही सकते हैं जिससे हम इन फ्यूचर डॉक्टर बन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने 1 साल 10th को दिया जिससे मेरा 10th में अच्छा स्कोर आया, सिमिलरली 1 साल 12th को दिया जिससे 12th में अच्छा स्कोर आया, देन व्हाई नॉट नीट। तो मैंने नीट को भी फिर 1 साल दिया एंड फाइनली मेरा सेकंड अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन हो गया। तो अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी मिस्टेक्स डिस्कस करने वाली हूँ जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए एंड ये वो मिस्टेक्स हैं जिनको शायद मैं अगर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अवॉइड कर देती तो मेरे को 1 साल का ड्रॉप नहीं लेना पड़ता, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सिलेक्शन हो जाता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोग होते हैं जो स्कूल को एंड स्कूल के एग्जाम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं ज़्यादा नीट से, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो स्कूल के अंदर लाइक मैक्सिमम टाइम स्कूल के अंदर टाइम पास ही होता है, ठीक है, एंड अगर आप बात करो स्कूल के एग्जाम्स की तो उनकी तो कुछ वैल्यू होती ही नहीं है। एंड अगर आप बात करो बोर्ड्स की तो देखो बोर्ड्स की आज से पहले तक वैल्यू होती थी। देखो वैल्यू मैं इस बेसिस में कह रही हूँ कि बोर्ड्स के मार्क्स पे आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है आपको नीट में ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में बोर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गेट मोर देन 50% इन PCB ऑल टुगेदर। तो वो तो देखो आपका आ ही जाएगा, इतनी तो बोर्ड्स की तैयारी आपकी हो ही जाएगी अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सो आई डोंट थिंक सो ये कुछ डिफिकल्ट है। तो आप अपने स्कूल को प्रायोरिटाइज ज़्यादा मत करो एंड डमी स्कूल कर लो, इससे आपका टाइम एंड एनर्जी दोनों सेव होंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं हु आर ओवर डिपेंडेंट ऑन कोचिंग। तो देखो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कोचिंग में आप पढ़ के आ रहे हो, टीचर्स आपको बता रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एंड मैंने सेल्फ स्टडी ही करी है अपने ड्रॉप ईयर के अंदर, तो सेल्फ स्टडी पर आपको फोकस करना है। ऑल्सो अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो उनके मॉड्यूल्स के अंदर काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा गिवन होती हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ें ना तो आपको लर्न करने की ज़रूरत है एंड उनके कोचिंग के टेस्ट के अंदर वो अपने मॉड्यूल से एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हैं। तो अगर आपके टेस्ट के अंदर स्कोर नहीं आ रहा है तो उससे आपको लो फील करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आउट ऑफ NCERT, आउट ऑफ नीट सिलेबस है। मैं ओवर डिपेंडेंस ऑन कोचिंग के लिए क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कॉमेंट्स आए हैं बहुत सारे, जैसा अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ऐसे मुझे कॉमेंट्स आए हैं कि हमें कोचिंग में समझ नहीं आ रहा है, कोचिंग ज्वाइन कर ली बट वहाँ पर टीचर्स अच्छे नहीं है, वहाँ के मॉड्यूल्स में बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा है। तो ये मुझे अभी रिसेंटली एक DM आया इंस्टाग्राम पे, तो इसके अंदर भी यही सेम चीज़ है कि मुझे यहाँ फ़िज़िक्स कुछ समझ नहीं आ रही है एंड दूसरे बैच में सीट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए कभी भी अपनी कोचिंग पे ओवर डिपेंडेंट मत रहो। जो नीट में मैटर करता है वो है सेल्फ स्टडी। तो आई वुड सजेस्ट दिस पर्सन एज वेल टू डू सेल्फ स्टडी ओनली। एवरीथिंग इज़ देयर इन योर NCERT, द फॉर्मूलाज, ईच एंड एवरी ग्राफ, एवरीथिंग इज़ देयर इन योर NCERT। सो डू दैट, मेक नोट्स आउट ऑफ इट। उसमें जो एग्जाम्पल्स गिवन है, इंटेक्स क्वेश्चंस गिवन है, उनको सॉल्व करो, जो बैक एक्सरसाइजेज है उनको सॉल्व करो।
you will be done. Getting distracted by what others are reading, you have to stick to limited number of books. आप एक बुक बनाओ थ्योरी के लिए, एक बनाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एक रजिस्टर बनाओ अपने नोट्स का. दैट इज इनफ. अगर कोई दूसरा कोई बुक पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही सेम बुक पढ़नी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा. नीट में सिलेक्शन सिर्फ एनसीईआरटी से होता है. तो आपने अगर अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर ली ना एनसीईआरटी से, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले रहे हो वो भी इतना मैटर नहीं करता है. पहले आप अपनी एनसीईआरटी से थियोरी जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो. बायो का एक क्वेश्चन है जो नीट 2024 में आया था. फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैस्क्यूलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जांपल फॉर. तो इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपने अगर अपनी एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी है ना, आपको लगेगा कि भाई ये क्या आ गया, इसका आंसर क्या होगा. बट इसका जो आंसर है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन में ही है. इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना पहले किसी बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 245 देखोगे तो वहाँ पे आपको लाइन गिवन है डी डिफरेंशिएशन के बाद फॉर एग्जाम्पल करके, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स. तो यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल में गिवन है. दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीधा सीधा डी डिफरेंशिएशन है. सो एवरीथिंग इज देयर इन योर एनसीईआरटी. अपनी एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ लर्न करो, कुछ भी नहीं छोड़ना. एंड आप अपने नोट्स भी जितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज बना सकते हो उतने आप शॉर्ट एंड प्रिसाइज क्योंकि नोट्स बनाना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आप उनको बहुत कम बनाओ, बहुत छोटे बनाओ. लाइक जो इतने मोटे रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर मैंने अपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, 1 फॉर फिजिक्स एंड 1 फॉर केमिस्ट्री. तो सेपरेट रजिस्टर्स बनाओ, ज़्यादा मोटे नहीं, इतने से रजिस्टर्स होने चाहिए. क्योंकि देखो जितना ज़्यादा मटीरियल होता है ना पढ़ने का, उतना ही कम मन करता है पढ़ने का. एंड ये जो नोट्स हैं इनको तो आपको बहुत बार रिवाइज करना है. तो इतने से नोट्स बनाओ, इतने मोटे इतने थिकनेस के रजिस्टर के अंदर, एंड यू आर डन. कुछ लोग होते हैं जो टाइम टेबल नहीं बनाते. देखो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको अपने डेली गोल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे. लाइक कुछ तो होते हैं जो टाइम टेबल बनाते नहीं है, कुछ होते हैं जो बना लेते हैं बट फॉलो नहीं करते. तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी बनाना है. अपने डेली गोल्स पूरे करो. जब तक डेली गोल्स पूरे नहीं हो रहे आप सोने नहीं जाओगे. एंड आपको अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है जब तक आपका नीट का एग्जाम हो नहीं जाता है. अगर आपका डेली गोल पूरा नहीं होता है, आप ब्रेक नहीं लोगे, आप सोने नहीं जाओगे. डेली गोल पूरा होना चाहिए, मतलब पूरा होना चाहिए. तो आपको अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है, ठीक है. चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या आपका फ़ोन हो, जो भी चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है आपको उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, अपनी लाइफ से हटाना है. यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फॉर 1 ईयर बिकॉज आइसोलेशन इज़ नॉट ऑलवेज बैड. एंड अगर आप इस बार खुद को 1 साल के लिए आइसोलेट कर लोगे ना तो उसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा होने वाला है. तो अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ की टेक केयर करनी है. देखो आई अग्री कि हाँ नीट की प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप डेली एक्सरसाइज कर पाओ, तो फिजिकल हेल्थ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. बट क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से रखना है. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये जो सारी ओवर थिंकिंग वगैरह है इनको डस्टबिन में डाल दो, ये तो होनी ही नहीं चाहिए. एंड प्रॉपर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी ही लेनी है. तो क्योंकि आपको अपनी स्लीप प्रॉपर लेनी है तो इसलिए आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे आपका जो डेली गोल है वो जल्दी जल्दी फिनिश हो. आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट. ये दोनों आपको रेगुलरली देने पड़ेंगे. रिवीजन आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स करनी है कंप्लीट सिलेबस की. मॉक टेस्ट आपको देना ज़रूरी है फॉर योर टाइम मैनेजमेंट, स्पीड मैनेजमेंट, OMI प्रैक्टिस. तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है. लोग बहुत बहाने देते हैं कि यार अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी हमारी रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, हम पेपर नहीं देंगे. तो मॉक टेस्ट देना देखो बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अगर आप कुछ भी चीज़ करते हो उसको फाइनल टच देते हो ना तो ये आपकी नीट की प्रिपरेशन का फाइनल टच है. सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इनफ नहीं है. उसके बाद नोट्स आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बनाने वाले हो, बायो में नहीं बनाने वाले हो. बायो के अंदर यू हैव टू लर्न थिंग्स, लाइक यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. तो आप कह सकते हो बायो के अंदर 100% क्रैमिंग है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप चीज़ों को लर्न करोगे, आप बोल बोल के लर्न करना. उससे क्या है, आप पहले चीज़ को रीड करोगे, बोलोगे एंड फिर खुद से उसको सुनोगे भी. तो इससे चीज़ें इफेक्टिवली लर्न होती है. एंड मैं भी हमेशा हर एक चीज़ बोल बोल के ही लर्न करती हूँ. बट आपको एक चीज़ जो अवॉइड करनी है वो ये है कि मैंने बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं कि जो उनकी एनसीईआरटी की बुक होती है ना बायो की, उसको पूरा भर देते हैं. आप कहीं से भी कोई भी पेज खोल लो, यहाँ से स्टिकी नोट निकल रहा है, यहाँ से स्टिकी नोट निकल रहा है, स्टिकी नोट के नीचे स्टिकी नोट. ये नहीं करना है, ठीक है. मैंने अभी कहा था कि जितनी कम चीज़ें होती हैं, कम इन, मैं ये नहीं कह रही कि 2-3 चैप्टर्स काट दो, कम इन द सेंस कि जितनी प्रिसाइज मैनर में चीज़ें लिखी होती हैं उतना ही आपको उसको पढ़ने का मन होता है, उतना ही इफेक्टिवली आप उसको लर्न कर पाते हो. तो आपको ये नहीं करना कि भाई आपने अपनी पूरी एनसीईआरटी को भर दिया. आपको जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना उसको हाईलाइट करना है. साइड में जो स्पेसेस गिवन है वहाँ पे वही चीज़ लिखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है या कुछ लिखा है कि हाँ इस चीज़ का इन्वेंशन किस ईयर में हुआ था, कब किस ईयर में साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था. तो ये छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है. आपको पूरी एनसीईआरटी अपनी भरनी देनी है.
तो आपको अपनी एनसीईआरटी को ओवरलोड करना अवॉइड करना। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप 16 घंटे अपनी चेयर टेबल पे बैठे हुए हो, ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि आपने 16 घंटे पढ़ा है। ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है। आप चाहे 8 घंटे पढ़ो, बट उन पूरे 8 घंटों के अंदर आपका ब्रेन एकदम एक्टिव होना चाहिए कि आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको लर्न हुई हैं। तो सिर्फ आपको चेयर टेबल पे बैठना नहीं है। ठीक है, उसमें ना तो आपको खुद से लगेगा आपने कुछ पढ़ा है, एंड आपको अगर आपको पता है कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने पूरे दिन टाइम पास किया है या फिर आपने फ्रेंड से बातें करी, आपने पूरे दिन बैठ के फ़ोन चलाया, पूरे दिन सोए हो, तो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आपको खुद से गिल्टी फील होना चाहिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है एक ट्रू एस्पिरेंट का, नॉट ओनली नीट बट एनी एस्पिरेंट का। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है कि अगर आपने टाइम वेस्ट किया है इंटेंशनली, तो आपको उसके लिए गिल्टी फील होना चाहिए कि आपने क्यों वेस्ट किया है। एंड देन आपको उस फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि हाँ, अब मैं एक्स्ट्रा पढ़ूंगा 2-3 दिन, अपने एक दिन का जो मैंने टाइम वेस्ट किया है उसको कंपेंसेट करने के। एंड देन कम्स द 12th एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द हैबिट ऑफ लीविंग थिंग्स फॉर टुमारो। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी हैबिट होती है, ये हो सकता है आपके पेरेंट्स की भी हो, ये हो सकता है आपके घर में कोई भी अगर एल्डर इंसान है तो उसकी भी ये हैबिट हो सकती है। ठीक है, हमारी बहुत ये बुरी हैबिट है कि हम कल के लिए चीज़ों को छोड़ देते हैं। मैंने भी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं चीज़ों को कल के लिए छोड़ देती थी। देखो, अगर आप चीज़ों को कल के लिए छोड़ रहे हो और खुद से ये सोच रहे हो कि हाँ मेरा आज का हो गया, तो वो आप खुद को झूठी दिलासा दे रहे हो। अगर किसी भी चीज़ को कल के लिए नहीं छोड़ना है, रादर अगर आपको लगता है कि हाँ आज का आपका काम जल्दी हो गया है, आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा बचे हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा बचा है, तो थोड़ा सा जो कल का काम है उसको आज कर लो। तो आपको अगर करना है तो ये करो, आज की चीज़ को कल के लिए मत छोड़ो। अगर आज का काम जल्दी हो गया, टाइम पे हो गया, तो कल की थोड़ी सी चीज़ उठा के कर लो। डू इट राइट नाउ एंड फिनिश इट, बात खत्म। तो खुद से झूठ बोलना बंद करो एंड स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम टुडे एंड गिव योर 100%। मैंने जस्ट अभी एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी थोड़ी देर पहले, एंड उस पर मुझे कमेंट आया, दीदी 100 मार्क्स से 650 प्लस पॉसिबल है 9 मंथ्स में। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखो, चाहे आपके मार्क्स 100 आए हों, चाहे आपके नेगेटिव में आए हों, 9 मंथ्स आपके पास इनफ टाइम है। मैंने खुद अपनी नीट की प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में 7 to 8 मंथ्स में ही करी थी, तो 9 मंथ्स आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप अच्छे से पढ़ो, आपका नीट क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसे सिमिलर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैंने सबका रिप्लाई करा है। तो देखो, ये चीज़ पूछने की नहीं है, आप बस खुद को बोलो कि हाँ आपको 100% देके पढ़ना है। तो खुद से डीमोटिवेटेड फील करना बंद करो एंड स्टार्ट स्टडीइंग। थैंक यू।